हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 6 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों जंतुओं में जनन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम इस अध्याय को अच्छे से समझ चुके हैं। इस अध्याय में हम इस वीडियो के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। तो इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो बच्चों जितने भी सजीव हैं वो जनन की प्रक्रिया करते हैं, यानी अपने जैसे और जीव बनाते हैं। अगर वो अपने जैसे और जीव नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो वंश है वो समाप्त हो जाएगा और वो इस धरती से समाप्त हो जाएंगे। इस कारण सजीवों के लिए जनन की क्रिया करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, इस प्रश्न का जो आप उत्तर लिखेंगे वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जनन सजीवों की प्रजाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यानी जो सजीवों की जाति की निरंतरता है, यानी एक पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, और वो लगातार इस तरीके से चलते जाना है। इसके द्वारा सजीव अपनी तरह के नए सजीव उत्पन्न करते हैं। तो ये तो जनन की प्रक्रिया बच्चों। यहाँ पे जनन के बारे में दिया है कि जब जीव अपने जैसे और जीव बनाते हैं तो उसे हम जनन कहते हैं। यह सजीवों के अस्तित्व को बनाए रखता है और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। जनन से पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहता है। ठीक इस तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आप देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जो इस अध्याय का अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2, वो है, मनुष्यों में निषेचन प्रक्रिया को समझाइए। तो मनुष्यों में बच्चों जो निषेचन प्रक्रिया है वो है जब नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका आपस में मिलती हैं। तो नर जनन कोशिका क्या होती है? शुक्राणु होती है। और मादा जनन कोशिका क्या होती है? अंडाणु होती है। तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, मनुष्यों में निषेचन तब होता है जब पुरुष जनन कोशिका यानी शुक्राणु महिला जनन कोशिका डिम्ब यानी अंडाणु से मिलती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर महिला के शरीर में अंडवाहिनी में होती है। निषेचन के बाद एक युग्मनज बनता है। ठीक है, तो निषेचित अंडाणु को हम युग्मनज कहते हैं, जिसे जाइकोट भी बोलते हैं, जो विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक, और गर्भाशय में जाकर विकसित होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों, जो अगला प्रश्न है इस पाठ का वो है, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे एक प्रश्न हमसे पूछा जाएगा, उसके 4 विकल्प हमारे पास होंगे, जिसमें से जो विकल्प सही होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो देख लेते हैं बच्चों, का नंबर वाला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? हमें पता है बच्चों कि आंतरिक निषेचन है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसके विकल्प देख लेते हैं, मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है मादा के शरीर में, ये वाला। ठीक, मादा के शरीर में। अगला जो प्रश्न है वो है, खा, एक टैडपोल जिस प्रकार प्रक्रम द्वारा वैक्स में विकसित होता है वह है। तो टैडपोल, ये जो मेंढक है बच्चों, उसकी एक अवस्था है। पहले क्या है, मेंढक के अंडे होते हैं, अंडे में से टैडपोल बनता है, टैडपोल से फिर मेंढक बनता है, वैक्स मेंढक बनता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कायांतरण बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जो जीव है वो अपनी अवस्थाओं को बदलता है, मतलब रूप को बदलता है, जब बड़ा होता जाता है रूप बदलते जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की बड़े होने की प्रक्रिया को हम कायांतरण बोलते हैं। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, कायांतरण, ये कायांतरण। ठीक, अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है ग वाला, ये है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो एक युग्मनज में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक X एक Y। ठीक, तो यहाँ पे इसका उत्तर हम लिखेंगे 2। इस तरीके से हम ये सही विकल्प वाला भी प्रश्न कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न कथन सत्य हैं अथवा असत्य सांकेतिक कीजिए। मतलब अगर सत्य होगा तो वहां हम सही का निशान लगाएंगे और असत्य होगा वहां गलत का निशान लगा देंगे। तो पढ़ लेते हैं कथन को। जो का नंबर वाला कथन है वो है, अंडज प्रजनन जीव विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, जो अंडज प्रजनन जीव है वो अंडे देते हैं, ना कि जीव को। जैसे मुर्गी वगैरह है, पक्षी हैं, जितने भी सब क्या है, अंडे देते हैं। ठीक है, तो शिशु को ये जन्म नहीं देते, तो ये गलत हो जाएगा ये। अगला है खा, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। तो हर एक शुक्राणु एकल कोशिका होता है, वो एक कोशिका से ही बना होता है, तो ये सही है। अगला है ग, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो बच्चों मेढक बाह्य निषेचन ही करता है, मतलब जो मादा मेढक है वो अंडे देती है
उसके ऊपर से जो नर मेढक है वो शुक्राणु छोड़ देता है। तो इस तरीके के निषेचन को, जो कि मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे हम बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो ये है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ये सही बात है, ठीक है। तो इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है ग, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है, युग्मक कहलाती है। तो मनुष्य में नए जीव का प्रारंभ युग्मक से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सही का निशान लगा देंगे। ड़ा है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। हाँ, निषेचन के पश्चात जो अंडा बनता है, जिसे हम युग्मनज बोलते हैं, वो एकल कोशिका ही होती है। तो यहाँ पे हम सही का निशान लगा देंगे। चा है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। नहीं, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन नहीं करता, अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है। मुकुलन द्वारा हाइड्रा जनन करता है, तो ये गलत है, असत्य है ये। छा है, आलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। तो आलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता नहीं होती बच्चों, ठीक। तो ये भी असत्य है। अगला है ज, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो अलैंगिक जनन की दो विधियां हमने पढ़ी है पाठ में, एक है मुकुलन और एक द्विखंडन। तो द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि होती है, तो ये सही है। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे। जा है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। तो सही बात है बच्चों, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, यानी एक शुक्राणु और एक अंडाणु जब मिलते हैं तो ऐसे निषेचित अंडाणु को हम युग्मनज कहते हैं, ठीक। तो ये सही है, तो ये सही हो जाएगा। आ है, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। नहीं, भ्रूण एकल कोशिका का नहीं होता। भ्रूण जब बनना स्टार्ट होता है तो वो कोशिकाएं बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, कोशिकाएं द्विभाजित होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे द्विखंडित होती हैं बच्चों, मतलब दो के गुणा में बढ़ती जाती हैं। तो भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो ये गलत है। एकल कोशिका का नहीं बना होता, वो एक से ज्यादा कोशिका का बना होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बच्चों, जो अगला प्रश्न है वो है युग्मनज और भ्रूण में भिन्नता लिखिए। तो जो बच्चों युग्मनज है वो निषेचित अंडाणु से बनता है, ठीक है, और उसमें जो कोशिका होती है वो एक ही होती है। और ये क्या है, भ्रूण की शुरुआती अवस्था है, और भ्रूण बहुकोशिका से बना होता है। इसमें जो भ्रूण बच्चे के, शिशु के जो अंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण, ठीक। तो यहाँ पे इसके अंतर देख लेते हैं हम। पहला अंतर है, यह निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली एकल कोशिका है। तो ये एकल कोशिका है, एक ही कोशिका का बना होता है युग्मनज, और निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली कोशिका को हम क्या बोलते हैं, युग्मनज। और भ्रूण है, यह युग्मनज के विभाजन और विकास से बनता है। जब युग्मनज विभाजन होकर एक से ज्यादा कोशिकाएं हो जाती हैं और उसका विकास हो जाता है, यानी वो वृद्धि कर लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। यह कोशिका शरीर के सभी अंगों की संरचना की शुरुआत करती है। मतलब युग्मनज में शरीर के किसी भी अंग नहीं बना होता है, शरीर का कोई भी अंग नहीं बना होता, लेकिन वहां से शुरुआत होती है। लेकिन भ्रूण में शरीर के अंग बनने लगते हैं, भ्रूण में शरीर के सभी प्रमुख अंग बनने लगते हैं, ठीक है, मतलब शुरुआत हो जाती है यहाँ से। यह बहुत ही प्रारंभिक अवस्था है, शुरुआती अवस्था है। जैसे ही अंडा निषेचित हुआ वैसे ही युग्मनज बन जाता है। फिर युग्मनज के बाद वो जब अंग विकसित होने लगते हैं, उसमें हाथ पैर सिर वगैरह बनने लगते हैं, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। यह गर्भ में विकसित हो रहा शिशु होता है, ठीक। तो बच्चों अब ये हमने प्रश्न कर लिया 5 का। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो है आलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में आलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो आलैंगिक जनन ऐसे जनन को कहते हैं जिसमें एक ही जीव नए जीव को बना लेता है, यानी जनन की क्रिया कर लेता है। इसमें कोई भी जनन कोशिका की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक। इसमें सिर्फ एक ही जीव नए जीव को बनाता है, तो इस तरीके के जनन को हम आलैंगिक जनन कहते हैं। अब इसमें जनन की 2 विधियां हैं, एक है मुकुलन और दूसरी है द्विखंडन, ठीक। तो मुकुलन बच्चों हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा एक पानी में पाया जाने वाला जीव है, ठीक। उसमें से एक मुकुल निकलता है, यानी एक छोटी सी बर्ड जैसी निकलती है, ठीक है। जैसे ये अगर हाइड्रा है तो यहाँ से छोटा सा एक ओभार निकलेगा, जिससे कि हम क्या कहेंगे, मुकुल बोलेंगे, मुकुल बोलते हैं। फिर ये क्या है, विकसित होता है, ये बड़ा होता है, और एक नया हाइड्रा जब बन जाएगा, ये इस तरीके से नया हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से टूट के एक नया हाइड्रा बना लेता है, ठीक है, एक नया हाइड्रा बना लेता है, ठीक, टूटकर। तो इस तरीके से ये जो हाइड्रा है वो विकसित होकर नया हाइड्रा बना लेता है। इसे क्या बोलते हैं, हम इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं, ठीक। अगली जो प्रक्रिया है बच्चों, द्विखंडन। द्विखंडन में क्या होता है कि जो अमीबा है, ठीक है, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक। इस तरीके से अमीबा एक कोशिकीय जीव है। उसमें जो ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक का द्विभाजन होता है, मतलब केंद्रक 2 भागों में बढ़ता है।
इस तरीके से ये बड़ा सा हो जाता है और ये केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे एक बल्ले टाइप का बनता है, ये बीच में से 2 पार्टों में डिवाइड होने लगता है, मतलब इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मतलब 2 खंड हो जाते हैं, 2 अमीबा, नए अमीबा बन जाते हैं, ठीक। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं, क्योंकि एक मात्र कोशिका थी, उसमें से 2 विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाएं बन गई, 2 अमीबा बन गए। इस तरीके से इसने अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर ली अमीबा ने, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे पढ़ेंगे, आलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक ही जनक से बिना युग्मकों के मेल के नए जीव का निर्माण होता है। इसमें संतानें जनक के समान होती हैं। तो ये संतानें क्या है, जो इनके जनक है उसी की तरह बनती हैं। क्या, हाइड्रा से हाइड्रा ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक। अलैंगिक जनन की 2 विधियां होती हैं। पहली क्या है, मुकुलन। मुकुलन में हमने हाइड्रा में मुकुलन देख लिया, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा और लिखना चाहें तो आप इसे लिख भी सकते हैं। अगला है द्विखंडन, ठीक है। तो द्विखंडन में हम अमीबा में द्विखंडन इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं बच्चों, जो अगला प्रश्न है वो है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो बच्चों, मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है, ठीक है। भ्रूण वहां जाके मादा के गर्भाशय से चिपक जाता है और वहां से वो अपना पोषण करने लगता है और फिर वो अपना विकास करके पूर्ण शिशु बन जाता है, ठीक। तो मादा के गर्भाशय में रोपण करते हैं। वो हमने पढ़ा था ना बच्चों, जो परकनली शिशु पढ़ा था, जिससे कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल रहे थे, ठीक। तो वहां पे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाकर मादा के गर्भाशय में उसे टेस्ट ट्यूब बेबी को प्रवेश करवा देते हैं और वहां पर वो गर्भाशय से, जो भ्रूण है गर्भाशय से चिपक जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। निषेचन के बाद बनने वाला युग्मनज गर्भाशय में जाकर उसकी भीतरी दीवार में चिपक जाता है और वहीं पर भ्रूण के रूप में विकसित होता रहता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है कायंत्रण। कायंत्रण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो कायंत्रण को बच्चों हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कायंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो जीव है वो वयस्क होते तक अपना रूप परिवर्तित करता है। जैसे कि जो मेढक का हम उदाहरण लें, तो मेढक क्या है, पहले अंडे के रूप में रहेगा, ठीक है, अंडा बनेगा, फिर उससे एक टैडपोल बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा टैडपोल बन जाएगा, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो विकसित टैडपोल बन जाता है, ठीक। उसके हाथ पैर वगैरह निकलने लगते हैं, फिर और बड़ा होगा, जब वो वयस्क हो जाता है तो वो एक मेढक के रूप में बन जाता है। तो वो अपने जो रूप में परिवर्तन कर रहा है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, कायंत्रण बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर को देख लेंगे। जब किसी जीव में जीवन चक्र के दौरान एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर उसका आकार, संरचना और रूप पूरी तरह बदल जाता है। तो आकार, रूप सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि ना जो अंडे थे वो अलग दिख रहे थे, टैडपोल है वो अलग दिख रहा है मछली जैसा, ठीक है, उसकी पूंछ है, उसके हाथ पैर नहीं है, ठीक। और वयस्क टैडपोल अलग दिख रहा है, उसके हाथ पैर हैं, साथ में पूंछ भी है। जो मेढक है वो अलग दिख रहा है क्योंकि उसकी पूंछ नहीं है, हाथ पैर सिर्फ है, ठीक। तो वो अपना रूप में परिवर्तन कर रहा है, तो इसे कायंत्रण कहते हैं। उदाहरण है मेढक का टैडपोल अवस्था में पूर्ण मेढक बनना। तो इसका उदाहरण ले सकते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों, जो अगला प्रश्न है वो है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। तो आंतरिक निषेचन तो बच्चों मादा के शरीर के अंदर होता है, बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। ये जो आंतरिक निषेचन है वो थोड़ा सुरक्षित होता है, इसमें जो शिशु है उसके मृत्यु के कम चांस होते हैं। बाह्य निषेचन में अधिकांश जो शिशु हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आंतरिक निषेचन है वो पूर्ण विकसित जातियों में पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी है, ठीक है। और जो बाह्य निषेचन है वो ऐसी चीजों में पाए जाते हैं जैसे मछली है, मेंढक है, इस तरीके की चीजों में पाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसका अंतर देख लेते हैं। निषेचन की जगह, तो निषेचन की जगह आंतरिक निषेचन में क्या होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है, ठीक है। और बाह्य निषेचन जो है वो मादा के शरीर के बाहर होता है, ठीक। मछली जैसे पहले वो अंडे दे देगी, उसके ऊपर से जो नर मछली है वो उस पर शुक्राणु छोड़ देगा, तो अंडाणु और शुक्राणु वो बाहर मिलते हैं, मादा के शरीर के बाहर मिलते हैं, निषेचित होते हैं, इसलिए इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। इसका उदाहरण है मनुष्य, गाय, कुत्ता, और इसका उदाहरण क्या है, मेढक और मछली, ठीक। अब सुरक्षा, ये ज्यादा सुरक्षित है, ठीक है, इसमें शिशु की मृत्यु के कम चांस होते हैं, लेकिन ये ज्यादा सुरक्षित नहीं है क्योंकि जो मछली वगैरह है उसमें अधिकांश उनके जो अंडे हैं वो निषेचित ही नहीं हो पाते, मतलब जो शुक्राणु है, जो अंडाणु है, अंडे हैं वो मिल नहीं पाते, क्योंकि पानी बहता रहता है, पानी में ये अंडे देते हैं, तो कुछ अंडे एक साइड भाग जाते हैं, उसके शुक्राणु एक साइड भाग जाते हैं, तो वो निषेचित नहीं हो पाते, तो ये ज्यादा सुरक्षित है, ठीक। लेकिन ये मछली वगैरह के बहुत बहुत अंडे देती हैं, तो उन्हें थोड़ी बहुत से फर्क नहीं पड़ता, अधिकतर निषेचित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, ये है प्रश्न क्रमांक 10। ये है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली की ओर पूरा कीजिए। तो यहाँ पे एक पहेली पूछी गई है और इसे हमें भरना है इसे पढ़कर। जैसे पहला है बाएं से दाएं ओर, मतलब बाएं तरफ से हम दाएं तरफ की ओर इसे भरेंगे। तो
तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला, यहाँ अंडाणु उत्पन्न होते हैं। तो अंडाणु बच्चों अंडाशय में उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पे अंडाशय आ जाएगा, अंडाशय। ठीक। भ्रूण में उत्पन्न होते हैं, भ्रूण में उत्पन्न होते हैं, तो भ्रूण में उत्पन्न क्या होते हैं, ये तीसरा है, भ्रूण में उत्पन्न क्या है, शुक्राणु है। ठीक है, वैसे ये वृषण होना चाहिए था, वृषण में उत्पन्न होते हैं, तो शुक्राणु, शुक्राणु। ठीक। हाइड्रा का आलैंगिक जनन है, तो हाइड्रा में आलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन से होता है। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मुकुलन, मुकुलन। अब ये हम ऊपर से नीचे भरेंगे, यह मादा युग्मक है, मादा युग्मक है, तो ये पहले नंबर का, तो ये अंडाणु है। ठीक है, अंडाणु। नर और मादा युग्मक का मिलन, नर और मादा के युग्मक का मिलन कहलाता है निषेचन, निषेचन। एक अंड प्रजनन जीव है, एक अंड प्रजनक जीव है मुर्गी। ठीक, मुर्गी। तो बच्चों इस तरीके से हम इस वर्ग पहेली को पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।